Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Akshan Logre and I'm from Chandigarh, India. Currently pursuing my master's in Nuremberg, Germany. So भाई जो आज की वीडियो है वो है सबसे इम्पोर्टेंट कि भाई जर्मनी क्यों। जैसे कि आपको पता है मैं चंडीगढ़ से हूँ, हमारा तो पहले ही डिसाइडेड सब सॉर्टेड होता है कि जब हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाएंगे हमारी वहाँ पे पासपोर्ट वाली स्नैप डलेगी, उसकी अगली स्नैप हमारी टोरंटो, लंदन, मेलबर्न या न्यूयॉर्क की ही होती है। तो भाई मैंने जब अपनी अगली स्नैप फ्रैंकफर्ट की डाल दी जर्मनी की, तो लोग हो गए उतावले कि भाई जर्मनी क्यों, जर्मनी में क्या इतना खास जो तू जर्मनी जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वही बताऊंगा कि भाई जर्मनी ने मेरे को किन किन चीज़ों पे अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से मैं अपनी फर्दर एजुकेशन परस्यू करने के लिए जर्मनी आया हूँ। सो विदाउट फर्दर एडियो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई ये बात है हमारा पहला पॉइंट जो भाई मेरे लिए सिंगल हैंडेडली सबसे इंपॉर्टेंट था, वो था भाई मेरी फीस कितनी लग रही है। अब जैसे कि आपको पता है भाई जर्मन में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में फीस जीरो होती है, ट्यूशन फीस जीरो है, सेमेस्टर सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है मेरी 117 यूरोस, 9 साढ़े 9 हज़ार के अराउंड। उसमें भी मेरे को मेरी सेमेस्टर टिकट मिल जाती है ट्रेन की कि मैं अपने आसपास का इलाका सारा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेवल कर सकता हूँ। तो मेरे लिए पर्सनली फीस सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि खर्चा सबसे कम किस कंट्री में आएगा। अगर आपने मेरी रियल कॉस्ट ऑफ मास्टर इन जर्मनी देखे तो उसमें मेरा समवेट 13-14 लाख के अराउंड खर्चा आ गया था जर्मनी में आने से पहले, जिसमें से जो मेजॉरिटी चंक है जो 9.5 लाख है ब्लॉक अमाउंट का, वो मेरे को सारा मेरा वापस आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि 14 लाख मेरा जेब से निकल गया, उसमें से मेरे को 9.5 लाख वापस भी आएगा। मेरा समवेट पैसा 3 4 से 5 लाख रुपए ही लगा है। वो एक बहुत बड़ा बड़ा एस्पेक्ट था जो मैंने काउंट किया था जब मैं कोई कंट्री देख रहा था कि भाई मेरा कितना पैसा लगेगा। जर्मनी सबसे चीपेस्ट ऑप्शन था उसके सामने। आपकी ट्यूशन फीस जीरो होती है, आपका कोई मेजर खर्चा होता नहीं है, ब्लॉक अमाउंट का खर्चा होता है, लेकिन वो आपको पर मंथ मंथ बेसिस पे आपके पास वही पैसा वापस आते रहते हैं। तो आपका पॉकेट से पैसा बहुत कम लगता है इस कंट्री में। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि मेरा कितना खर्चा किस किस में आया था, तो वो आपका उससे ज़्यादा भी हो सकता है, आपका कम भी हो सकता है। लेकिन मैंने जब बाकी कंट्रीज में नोट किया था, स्टार्टिंग में आपका हर कंट्री में 10 से 15 लाख का लग रहा था, लेकिन कोई भी कंट्री में आपको इतना मेजॉरिटी ऑफ चंक वापस नहीं आ रहा था, बल्कि आपके बाकी कंट्रीज में आप यहाँ से क्या करके जाते हो, आप पहले सेमेस्टर की फीस पे कर देते हो। लेकिन वहाँ पे जाके तो आपको कमानी ही है फीस, मतलब आपको वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब या कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि आप बाकी सेमेस्टर्स की फीस भी वहाँ पे निकाल पाओ। तो वो यहाँ पे मेरे पास कोई बर्डन नहीं है फाइनेंशियल, क्योंकि मेरी फीस है नहीं, जितना मैंने पैसा भी लगाया उसके बाद मेरे को और कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है अपनी एजुकेशन फर्दर परस्यू करने के लिए। सो जो सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट था भाई वो तो था मेरा फीस कितना पैसा लग रहा है। अब जो दूसरा पार्ट आता है वो आता है भाई मेरा कोर्स। अब जो मेरा कोर्स है वो है इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम MIM या MEM भी कहते हैं, मास्टर इन मैनेजमेंट या मास्टर इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। तो जो मेरा कोर्स है वो मैनेजमेंट और कंप्यूटर साइंस दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये वाला कोर्स मेरे को विरशाफ इन्फॉर्मेटिक्स जिसको हम जर्मन में कहते हैं, कहीं एग्जैक्टली मिल ही नहीं रहा था कहीं और कंट्री में जो मेरे को इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा था कंप्यूटर साइंस और बिजनेस में। और जैसे कि आपको पता है भाई MBA तो कहीं फ्री होती नहीं है, ये MIM एज अ चीपर ऑल्टरनेटिव मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज़ थी। तो ये सबसे MBA का भी चीपेस्ट ऑल्टरनेट था और उसका सबसे अच्छा इसका फ़ायदा ये था कि भाई मेरे को अपनी ना टेक्नोलॉजी से दूर नहीं जाना था। कंप्यूटर साइंस से मैं कोडिंग में मेरे को कभी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ कंप्यूटर साइंस में और टेक्नोलॉजी में मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट है। तो ये जो कोर्स था ये मेरे लिए मतलब टेलर मेड ही कह लो भाई, ऐसा था कि मेरे को बिजनेस भी करना था साथ में कंप्यूटर साइंस भी करनी थी। तो ये टेक्नो मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्स आ जाता है, मेरे को कहीं इतना अच्छा किसी और कंट्री में मिल ही नहीं रहा था। यहाँ पे जर्मनी में भर भर के ऐसे कोर्स बने हुए हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में देख लो, विशा ऑफ इन्फॉर्मेटिक्स आपको हर जगह अच्छा मिल जाएगा। उनके कोर्स मॉड्यूल भी अच्छे हैं, कोर्स कंटेंट भी अच्छा है। तो भाई ये भी बहुत बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट था कि भाई मैनेजमेंट चीज़ जो यूजुअली फ्री नहीं होती कहीं भी, मैनेजमेंट बिजनेस, वो मैं जर्मनी में फ्री में पढ़ पा रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था जो मेरा जर्मनी आने के लिए था। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो पूरे यूरोप का, ये कि जैसे आपको पता है इरेस्मस प्रोग्राम्स होते हैं। अब इरेस्मस प्रोग्राम्स क्या होते हैं, इरेस्मस प्रोग्राम यूरोपियन यूनियन के एक पार्ट है, जिसमें वो आपको अलग अलग कंट्रीज भेजते हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर और कुछ यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज के बाहर, जो आपकी पूरी आपका रहना खाना पीना ट्रांसपोर्टेशन सब कवर्ड होता है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अब इनका क्या फ़ायदा होता है इरेस्मस प्रोग्राम्स का। अब इरेस्मस प्रोग्राम या तो आप सेमेस्टर एक्सटेंड के लिए किसी और यूनिवर्सिटी में चले जाओ फ्री में पढ़ लो, या आपको अगर जो छोटे-छोटे ट्रिप्स होते हैं जैसे जैसे 1 हफ़्ते से 4 हफ़्ते का हो गया, इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ भेजते हैं, वहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते हैं। आप वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, वहाँ के नया कल्चर इंट्रोड्यूस कर रहे हो, सारा फ्री में कर रहे हो, मतलब पूरा यूरोप फ्री में ट्रैवल कर पा रहे हो इरेस्मस के अंडर। और ये भी नहीं है कि आप सिर्फ एक इरेस्मस प्रोग्राम का पार्ट हो सकते हो। ये जो छोटे-छोटे 1-1 2-2 हफ़्ते वाले होते हैं, ये जितने भी आ रहे हैं आप भर दो अगर आपका मन हो।
सो आप अपनी पढ़ाई के अकॉर्डिंगली इसे अरेंज करके आप ऐसे ही पूरा यूरोप घूम सकते हो। जो इसका नेक्स्ट पार्ट आता है कि भाई यूरोप तो घूमना ही है। अब जो जर्मनी है वो सेंटर है पूरे यूरोप, यहाँ से कहीं भी जा सकता हूँ, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज घूमने जा सकता हूँ, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज घूमने जा सकता हूँ। ऐसे 3 घंटे दूर मेरा पराग है, 6 घंटे दूर पेरिस है। अगर कभी भी मन करे भाई हाँ भाई पेरिस घूमने चल पड़ते हैं, तो इन फ्यूचर हमारे बहुत सारा प्लान है कि भाई हम ऐसे ऐसी जगह घूमने जाएंगे। और इरास्मस प्रोग्राम हमें ये सारी चीज़ें फ्री में करने का ऑप्शन देता है कि अगर आपका कोई सिटी या कोई कंट्री घूमने का मन है तो वहाँ पे देख लो, अगर कोई ऑन गोइंग इरास्मस प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे रजिस्टर करो एज अ वॉलंटियर, आपका सारा खर्चा पानी फ्री हो जाएगा। वहाँ पे 1-2 हफ्ते रह के वहाँ पे आपका कल्चर एक्सपीरियंस करो। सो ये सारी चीज़ें भाई इरास्मस प्रोग्राम स्पेसिफिकली ईयू में ही है, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन ही हैंडल करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है अगर कोई जर्मनी या यूरोप आना चाहे, कि भाई वो इन इरास्मस प्रोग्राम्स के पार्ट से अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर सकते हो और डाइवर्सिटी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। डाइवर्सिटी का अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल दूँ, जो मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई देखो इंडियंस इंपॉर्टेंट होते हैं बाहर, काम इंडियन ही आते हैं, लेकिन आप सिर्फ इंडियंस के बीच में नहीं रह सकते। अब जो मेरा कोर्स है उसमें 3 इंडियन है। जर्मनी अलाउ कर रहा था कि मैं पर्सनल लेवल पे भी अपनी डाइवर्सिटी इंक्रीज कर पाऊँ और मेरे प्रोफेशनल लेवल पे भी। इंडियंस है मेरे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दोस्त, हाँ, बट ये है कि भाई मेरे बाकी कंट्री बाकी नेशनैलिटीज़ के भी बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो डिफरेंट कल्चर्स ये सारी चीज़ें समझने में भी आता है। तो वो जो आपका थिंकिंग का स्फेयर होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है। तो ये वाली चीज़ भी भाई मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी अट्रैक्ट हुई थी कि हाँ भाई मेरा ये था कि अगर मैं बाहर जाऊँगा तो मैं इंडियंस के बीच में नहीं पढ़ूंगा। आप इतने लाखों रुपए लगा के अब्रॉड जा रहे हो और फिर आप देख रहे हो भाई आपकी क्लास में तो 90% इंडियन ही है, 1-2 बार के लोग हैं, तो वो आपको एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहे, तो आप तो इंटरनेशनल स्टूडेंट हो ही नहीं। तो भाई मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था कि अगर मैं कहीं जाऊँगा तो ऐसे जाऊँगा जहाँ पे भाई मेरे को इंटरनेशनल एक्सपोज़र तो मिले। तो वो जर्मनी में मेरे को बहुत अच्छा एक्सपोज़र मिल रहा है इंटरनेशनल। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है भाई जर्मन का स्पेसिफिकली, अब जैसे लोग कहते हैं भाई कि यहाँ के लोग हेल्पफुल नहीं होते, डायरेक्ट होते हैं, रूड होते हैं, तो भाई मैं तो सीधा मानता हूँ भाई ये बिल्कुल गलत है। मेरे केस में तो स्पेसिफिकली भाई बहुत हेल्पफुल है। हाँ, ये कहते हैं भाई मेरे को लैंग्वेज, हाँ, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है भाई, जर्मनी में नहीं पूरे यूरोप में। आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में माइग्रेट कर रहे हो तो आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती होगी आप इंग्लिश पे सर्वाइव कर पाओगे लेकिन जी नहीं पाओगे। तो भाई अब जैसे मेरे को जर्मन आती है तो अब किसी से कॉन्वर्जेशन करनी हो तो मैं जर्मन में कर पाता हूँ। उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उन्होंने मेरे को आउट ऑफ द वे जाके भी मदद करी हुई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग हेल्पफुल नहीं है, यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल है। बट हाँ, ये होता है कि अगर आपको लैंग्वेज आती है तो वो उसको और ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि बंदा बंदा एफर्ट दिखा रहा है कि भाई वो यहाँ पे आया है तो वो हमारी भी लैंग्वेज और कल्चर रिस्पेक्ट कर रहा है। यूरोप की किसी भी कंट्री पे अगर आपको आना है तो आपको माइंड सेट बना के आना पड़ेगा कि भाई मेरे को उस कंट्री की लोकल लैंग्वेज सीखनी है, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, स्पेन हो, पोर्चुगल हो, कहीं भी हो। अब मैं जर्मनी आया था तो मैं प्रिपेयर्ड था मेंटली, मैं घर से सीख के आया था भाई जर्मन। तो उसने मेरी लिटरली कह रहा हूँ माइग्रेशन, रहना सहना, 1 हफ्ता जो मेरे इनिशियल वीक्स है बहुत आसानी से निकाल दी, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम नहीं हो रही यहाँ पे कहीं कुछ किसी तरीके से भी, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर एग्जिस्ट तो करता है। मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको लैंग्वेज नहीं आती, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है जर्मनी में, उनका एक्सपीरियंस मेरे से टोटली डिफरेंट है। अगर तो आप यूरोपियन नेशन में आना चाहते हो तो भाई उनकी लैंग्वेज सीख के जरूर आना थोड़ी बहुत, कि आप एक नॉर्मल बेसिक कॉन्वर्जेशन इनिशिएट कर पाओ और चीज़ें समझ पाओ कि आपके आसपास यहाँ पे क्या चल रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है भाई वो देखो वेदर का है। अब जर्मनी में भी ठंड पड़ती है लेकिन हाँ कनाडा जितनी नहीं पड़ती, तो मेरे लिए ना वेदर का भी इतना इंपॉर्टेंट था नहीं। मेरे को इतना था कि हाँ भाई यूरोप में सर्दियों में थोड़ा बोरिंगनेस डलनेस हो जाती है, जहाँ पे हर जगह ही होती है सर्दियों में, लेकिन स्प्रिंग्स यहाँ की बहुत अच्छी होती है जो यहाँ का गर्मियों का मौसम होता है। सो वेदर मेरे लिए कभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था नहीं, लेकिन हाँ ये था कि भाई विंटर यहाँ की बेरेबल है। मेरे को यहाँ पे होते हुए हो गया टाइम, तो यहाँ पे भी 1-2 बार अभी टेम्परेचर -12 -15 गया है, तो ऐसा नहीं है कि बंदा घूम ही नहीं पाता, सर्वाइव आराम से घूम पाता है, पूरा पैक होके जाना पड़ता है, बट बंदा यहाँ पे सर्वाइव कर पाता है हार्श वेदर में भी, इतना ज़्यादा नहीं जाता जैसे कनाडा एंड ऑल, यहाँ पे तो -30-40 जाता है। तो वेदर भी यहाँ पे मॉडरेट टू हाईयर एक्सटेंट पे है लेकिन मैनेज हो जाता है। उसके बाद जो मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस करी है भाई वो है मेन सेफ्टी। जर्मनी वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री, यहाँ पे सबसे कम क्राइम रेट है। आप रात के 2 बजे भी आओगे आपको यहाँ पे कोई परेशान नहीं करेगा। मेरे साथ इतने बार हो चुका है कि मैं रात को 1-2 बजे आ रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, कोई या अकेले भी आ रहा हूँ, कोई परेशान नहीं करता। अगर कोई लोग जा रहे होंगे वो सारे अपने काम से काम रखते हैं। यहाँ पे लड़कियाँ भी आराम से घूमती है रात को, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, ये है थोड़ा विजिलेंट तो आपको हर वक्त रहना पड़ता है, अटेंटिव। आप ऐसे ही नहीं फ्री फ्लो ऐसे पागलों की तरह घूम रहे, क्योंकि देखो
थोड़ा क्राइम तो हर नेशन में ही है, हर जगह ही है, कुछ तो कुछ भी हो सकता है, तो अटेंटिव तो आपको रहना पड़ता है। लेकिन हाँ ये है भाई, ये सेफ है इन जनरल, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप रात के 2 बजे भी जा रहे हो, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। रात के 3 बजे भी आप आराम से अपना निकल सकते हो। हाँ आप बेझिझक निकल सकते हो, आप कहीं भी रह रहे हो। उसके बाद जो भाई एक मेरे को नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट लगता है वो है भाई ट्रांसपोर्टेशन। भाई जर्मनी का ट्रांसपोर्टेशन टॉप नॉच है। आपको एक जगह से दूसरा जगह जाना है, आपको ट्रेन यहाँ की मतलब ट्रेन की कनेक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। बाकी कंट्रीज हो जैसे यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हो गए, भाई वहाँ पे तो आपको गाड़ी लेनी पड़ती है क्योंकि वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही इतना बेकार है, तो वो गाड़ी की भी एडिड लाइबिलिटी हो जाती है। हाँ ये नहीं है कि मैंने नहीं लेनी, मैंने भी गाड़ी लेनी है, बट एज ए स्टूडेंट हमें नीड ही नहीं है जर्मनी में गाड़ी की, क्योंकि यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही इतना अच्छा है और वो सारा हमें फ्री होता है क्योंकि हमने हमारे तो सेमेस्टर टिकट के अंडर इंक्लूडेड होता है। तो वो बहुत ज़्यादा एडिड बेनिफिट हो जाता है, एडिड कि भाई पैसों का प्रेशर नहीं पड़ता हम पे, हम आराम से ही कहीं भी घूमने जा सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब जो अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई वो है आपका एम्प्लॉयमेंट की। भाई पार्ट टाइम जॉब्स, पार्ट टाइम जॉब का क्या सीन है यहाँ पे भाई, देखो मिल जाती है आसानी से, कोई इशू नहीं आता। हाँ जर्मन हो तो अच्छा होता है बहुत, आपको फ्रंट एंड जॉब्स मिल जाती है डेस्क वाली, बट अगर आपको जर्मन नहीं आती तो आपको पैकिंग, डिलीवरी, ये सारी जॉब्स भी बहुत आसानी से मिल जाती है। और यहाँ पे होता है कि आप 20 आवर पर वीक ही कर सकते हो, मतलब ऐसा होता है कि 120 फुल डेज, 240 हाफ डेज, वो एम्प्लॉयर और आपके बीच में होता है कि आपको कैसे मैनेज करना होता है। सो यहाँ पे काम कुम में कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आप 450 यूरो से तुम्हारे तो जैसे मिनी जॉब कहते हैं तो उसमें आपको टैक्स भी देने की ज़रूरत नहीं। अगर आप 450 यूरो से ज़्यादा कमा रहे हो तो आपको फिर थोड़ा टैक्स देना पड़ता है, वो कुछ ज़्यादा होता नहीं है, वो टैक्स बहुत कम होता है। लेकिन हाँ ये होता है कि थोड़ा सा देना होता है, वो आप दे भी दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आपका एम्प्लॉयर खुद ही काट के ही आपको उतना पैसा देगा। अब जो अगली चीज़ है भाई जो जर्मनी की बहुत अच्छी है वो है भाई यहाँ की, आफ्टर आपकी मास्टर्स हो जाती है तो आपको 18 महीने का जॉब सीकर वीज़ा मिलता है कि भाई आप इन 18 महीनों में जॉब ढूंढ लो और हाँ इसके बीच में आप छोटा मोटा काम कर सकते हो कि आपको आप अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कर पाओ। ये नहीं है भाई यूएस जैसा कि अगर आपकी मास्टर्स खत्म हुई आपको 90 दिन में इतने में कोई काम मिला नहीं तो आपको वापस भेज देंगे। तो यहाँ पे आपके पास आराम से 1.5 साल का टाइम है, आप अच्छी नौकरी ढूंढो और फिर जब नौकरी मिल जाए तो उसके बाद इनका पीआर का प्रोसेस भी बहुत आसान है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ। लोगों को पता ही नहीं है भाई कि जर्मनी में भी पीआर लेस देन 2 ईयर में मिल जाती है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो नॉर्मल क्या है कि आपको जॉब मिली, आपने 33 मंथ्स टैक्स पे किया, ठीक है, और उसके बाद आपके पास अगर A2 है और कभी कभार कुछ केसेस में तो लैंग्वेज भी नहीं मांगते, आपको पीआर मिल जाएगी डायरेक्टली। बट अगर आपने B1 जर्मन तक करी हुई है तो वो आपके 33 मंथ्स डायरेक्टली 21 मंथ्स हो जाते हैं। तो अब जैसे कि मैं घर से ही B2 करके गया और यहाँ पे मैंने ₹1,00,000 अपना लैंग्वेज पे लगाया था, वो भी मेरे लिए यहाँ पे इतना बेनिफिशियल हो गया कि मेरे को लेस देन 2 ईयर में मेरे पास जर्मन पीआर हुई और उसके बाद 3-5 साल बाद मैं सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूँ जर्मनी की। और आपको पता ही है कि भाई जर्मनी का पासपोर्ट वर्ल्ड के सेकंड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट होता है, मतलब सेकंड नंबर पे है। तो अगर आपके पास जर्मन पासपोर्ट आ गया आप कहीं भी विदाउट वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। ये बाकी कंट्रीज के भी पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग है लेकिन कोई भी पासपोर्ट जर्मनी जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये भी एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ थी मेरे लिए, क्योंकि जब आप यूरोप में आते हो तो आपको ट्रैवल का कीड़ा लग जाता है, क्या भाई आप फिर घूमने ही चलते जाते हो। जब आपके पास जर्मन पासपोर्ट होता है तो आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि जर्मनी की सॉफ्ट पावर ही पूरे ग्लोब में इतनी है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है भाई वो आता है एम्प्लॉयमेंट का, कि एम्प्लॉयमेंट कैसे। भाई एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छी है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है जर्मनी। तो यहाँ पे आपके पास जॉब है, जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब मार्केट यहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी है। आईटी फील्ड में तो स्पेसिफिकली आपको विदाउट एनी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज पे भी आराम से ही जॉब मिल जाएगी। मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स भी अब जर्मनी माइग्रेट हो रहे हैं जिनके पास ज़ीरो जर्मन नॉलेज है और वो अपने इंग्लिश के दम पे वो यहाँ पे आके सीखेंगे जर्मन, वो अलग एस्पेक्ट है। लेकिन उनके इंडिया से ही अच्छी पैकेज, को इंडिया से ही 70-80 हज़ार यूरो के ऑफर्स आ चुके हैं और वो इंडिया और वो ऑलरेडी जर्मनी आ चुके हैं। और चीज़ ये कि ब्रेग्जिट के बाद, जैसे कि आपको पता है कि यूके अब यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, तो जो यूके की जितनी भी कंपनीज थी वो सारी भी जर्मनी आई है, आ रही है, अपने हेडक्वार्टर जर्मनी बना रही है। सो और एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट बढ़ रहे हैं, तो जर्मनी में जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा मिलता है। हाँ ये होता है टैक्स है, लेकिन वो मैं आपको एक नेक्स्ट पार्ट पे बताऊंगा कि भाई वो टैक्स भी जो आप हायर इतना ज़्यादा टैक्स देते हो उसके बेनिफिट्स क्या है। अब जैसे कि आपको पता है भाई जर्मनी वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट टैक्स, जहाँ पे आप 42 से 45% टैक्स भी दे सकते हो। लेकिन क्यों भाई, यहाँ का सोशल सिस्टम इतना अच्छा है ना। अब जैसे हम ही हैं, हम स्टूडेंट्स हैं भाई, हमारी हेल्थ इंश्योरेंस है, हम कहीं भी जाए हमारा सब कुछ हेल्थ इंश्योरेंस, हमारा सब कुछ सिक्योर्ड है।
हमें बस अपना हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड लेके जाना है, अपॉइंटमेंट कोई पैसे नहीं, अगर कभी हम एडमिट भी हुए तो एम्बुलेंस भी भाई कोई पैसा नहीं, सब कुछ इंश्योर्ड होता है। हाँ ये होता है कि अगर कोई छोटा मोटा सर्विस 10-12 यूरो देने लग जाते हैं, लेकिन वो नेग्लिजिबल कॉस्ट होती है। तो हमारे यहाँ पे भी ये भी प्रेशर हट जाता है कि भाई अगर बंदा बीमार हो गया या कोई सीरियस इलनेस होगी, क्योंकि तुम्हारी इंश्योरेंस चल रही है पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस, तुम्हारा वो सारा खर्चा सरकार उठाएगी। और ऊपर से इनका सोशल सिक्योरिटी सिस्टम की अब ऐसी है, ड्यू टू सडन इन्फ्लेशन, जैसे कि आपको पता है यूरोप में एकदम इन्फ्लेशन राइज हो गई थी। अब जो जर्मन गवर्नमेंट है वो बहुत तरीकों से स्टूडेंट्स को और नॉर्मल सिटीजन्स को हेल्प भी करती है। जैसे स्टूडेंट्स को जनवरी में 200 यूरो मिल रहे हैं, और हेल्प हीटिंग की सब्सिडीज है। तो ये लो जो जर्मनी है, जर्मनी एक फ्यू इतनी हाईली डेवलप इकोनॉमीज है जो इतनी चीज जो अपनी इकोनॉमी को सोशलिस्ट सेंट्रिक भी रखती है, कि भाई उन्हें अपने सिटीजन्स का भी ख्याल रखना है इन चीज़ों में, कि सिटीजन्स सारा प्रेशर बेयर ना करे। यहाँ पे अगर कोई भी अभी यहाँ पे जो जितने भी रिसेंट इम्पैक्ट्स आए हैं यूरोप में, जर्मन गवर्नमेंट ने मैक्सिमम इम्पैक्ट खुद अब्जॉर्ब कर लिया कि यहाँ पे सिटीजन स्टूडेंट्स को कोई इशू ना आए, वो अपना नॉर्मल काम आराम से कर पाए। और हम उनकी हेल्प भी करते रहेंगे बीच बीच में, कि उनको राइजिंग इन्फ्लेशन का इफेक्ट इतना ज़्यादा फील ना हो। तो ये एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट आ जाता है कि हाँ भाई सरकार है, आपकी मदद कर देगी किसी ना किसी तरीके से। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है भाई, वो आता है भाई यहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। अब बाकी कंट्रीज में तो भाई 1 या 2 वीक की पेड लीव्स होती है, जर्मनी में आपको 4 से 5 वीक की पेड लीव तो मिल ही जाती है। और ऐसा नहीं कि भाई पेड लीव लेनी ही है, यहाँ पे एम्प्लॉयर तुम्हें बोलेगा कि भाई तेरी इतनी छुट्टियां पड़ी है, तो कल से छुट्टी ले और घूमने फिरने जा। यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। आफ्टर ऑफिस आवर्स कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपकी एक अपनी पर्सनल लाइफ है। वैसे यूरोप के जो लेबर लॉज है वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि यूरोप में आपको इजीली फायर भी नहीं कर सकते। अगर आप को कोई फायर कर रहा है तो उनके पास एक बहुत अच्छा रीज़न होना चाहिए कि आपको क्यों फायर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई नोटिस दिया और तुम्हें बोला कि थैंक यू फॉर योर सर्विस, अगले हफ्ते अगले महीने से ना आना। अगर कोई बंदा तेरे को तुम्हें फायर कर रहा है तो बहुत अच्छा रीज़न होना चाहिए कि क्यों फायर कर रहे, क्योंकि अगर कोई अच्छा रीज़न नहीं है तो तुम अब उस कंपनी को सू कर सकते हो। तो जो यहाँ के जो लेबर लॉज होते हैं, जो टेनेंट लॉज हो गए, जब आप किसी के टेनेंट होते हो तो ये बहुत ज़्यादा ना सेंट्रिक होते हैं एम्प्लॉयर और टेनेंट को लेके, क्योंकि यहाँ के लेबर लॉज और सोशल सिस्टम ही इतना स्ट्रांग है। ये एक बहुत अच्छा पार्ट है जर्मनी का, जो मेरे को लगता था, जिसने मेरी बहुत ज़्यादा कि भाई यहाँ पे ना, कि यहाँ पे बंदा आराम से अपना रह सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। भाई सरकार अगर कोई मेजर इशू आया तो सरकार हेल्प कर देती है, और यहाँ के लॉज भी ऐसे ही। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है भाई, देखो वो आते हैं आपके भाई स्टूडेंट्स के लिए, कि भाई यहाँ पे ना बहुत चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए हाईली सब्सिडाइज है। अब जैसे जिस अकोमोडेशन में मैं ही रह रहा हूँ वो भी 300 यूरोज है, तो वो भी सब्सिडाइज ही है। प्राइवेट अकोमोडेशन है, कुछ चंक मैं दे रहा हूँ और कुछ चंक गवर्नमेंट दे रही है। मेरे को नहीं पता कितना दे रही है, लेकिन वो पीछे खाती है। जितनी भी अकोमोडेशन है प्राइवेट स्टूडेंट इन मोनाइम, ये भी गवर्नमेंट सब्सिडाइज, इसकी वजह से। और ऊपर से फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, हेल्थ केयर, इन चीज़ों की वजह से एक जब स्टूडेंट आ रहा होता है जर्मनी, या पढ़ रहा होता है, कमा रहा होता है, उसके ऊपर से वो एक एडिड फाइनेंशियल बर्डन हट जाता है। तो वो बहुत आसान हो जाता है एक बंदे को यहाँ पे सेटल इन करने में। तो वो एक बंदे को बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती है सेटल इन करने में, क्योंकि भाई फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बर्डन होता है। फाइनेंशियली एक टाइम पे डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ भाई तू जा सकता है कि नहीं जा सकता। उसके बाद जो मेरे को एक और चीज़ इनकी एजुकेशन की एक चीज़ लगती थी कि ना, देखो अब ये मेरा ही केस है, जैसे मेरी मास्टर्स है वो 4 सेमेस्टर है, मैं यहाँ पे आराम से 5-6 सेमेस्टर एक्सटेंड करा सकता हूँ। और एक्सटेंड क्यों करा सकता हूँ, अब मैं अगर बाकी कोर्स कहीं किसी और कंट्री में जाऊँ, तो अगर मैं कभी एक्सटेंड कराऊँ नेक्स्ट एक सेमेस्टर, तो मेरे को उस सेमेस्टर की भी ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरा ट्यूशन फीस है नहीं, तो मैं बेझिझक 1 साल भी एक्सटेंड करा सकता हूँ। यहाँ पे बहुत लोग अपनी एजुकेशन एक्सटेंड कराते ही है। अगर 3 साल की बैचलर्स होगी तो 4-5 साल में करेंगे, 2 साल की मास्टर होगी तो 3-4 साल में करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं और आसानी से भी हो जाती है, क्योंकि हमें पैसे तो देने ही नहीं है, क्योंकि स्टेट स्पॉन्सर्ड है, फ्री एजुकेशन है। तो वो भी आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, अब कि आपको आते ही पढ़ना नहीं पड़ता, मतलब 100% भाई, कि पढ़ो भी इतना, असाइनमेंट्स करो और उसके बाद काम करो। अगर आपको लग रहा है कि भाई आप इस सेमेस्टर नहीं ज़्यादा हैंडल कर सकते, इस कम सब्जेक्ट ले लो या सेमेस्टर ऑफ ले लो और एक सेमेस्टर एक्सटेंड कर लो। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है जो मेरे को लगी जर्मनी की स्पेसिफिकली, जिसने मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था कि हाँ भाई जर्मनी मेरे लिए एक बहुत अच्छी जगह है। अब उसके बाद देखो यार, ऐसा नहीं था कि बाकी कंट्रीज बुरी है, जैसे कनाडा है वो वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज है। मतलब अगर आप फैमिली ओरिएंटेड हो, फैमिली को बुलाना चाहते हो, जर्मनी उतनी अच्छी नहीं है। जर्मनी में आप अपने पेरेंट्स को नहीं इतनी आसानी से बुला सकते, कनाडा में बुला सकते हो, लेकिन बहुत चीज़ें थी जो मेरे को बाकी कंट्रीज की
थोड़ी डाउन साइड पे रख ली थी। अब जैसे अगर आप यूएस का एग्जांपल ले लो, सबसे इम्पोर्टेंट तो फीस ही है वहाँ की भाई, अनबेरेबल फीस है, मतलब बहुत महंगा है। और ऊपर से आजकल वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न भी इतने हैं, सेफ्टी, वहाँ का गन वायलेंस राइज पे ही है। तो ये दो पार्ट तो थे भाई मेरे यूएस के। ऑस्ट्रेलिया का ना कभी मेरा ऐसे मूड ही नहीं बना था कि भाई हाँ मैंने ऑस्ट्रेलिया पढ़ना है। हाँ ये था, मेरे को पता है ऑस्ट्रेलिया सुंदर बहुत अच्छी जगह है, लेकिन वहाँ पे पीआर का और रेसिज्म थोड़ी हाइयर एरिया पे है। मेरे को यहाँ पे फील नहीं हुआ अभी तक रेसिज्म जर्मनी में। फिर जो बात आती है भाई आपका कनाडा, कनाडा अच्छी कंट्री है। कनाडा का मेरा भाई ये सीन था, एक तो वहाँ पे अगर आप कोई भी कॉलेज ले लो मैक्सिमम में आपको इंडियन ही मिलेंगे भरे हुए। इंडियंस भर चुके हैं, बहुत ज़्यादा हो चुके हैं वहाँ पे। तो मेरे लिए कनाडा भी वहाँ पे फिर एक ज़्यादा अट्रैक्टिव जगह रही नहीं। और यूके का अगर मैं आपको बताऊँ, यूके भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है अगर आप मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेज में जाओ। और यूके का सबसे बड़ा है भाई ब्रेक्जिट। मेरे लिए सिंगल हैंडेडली ब्रेक्जिट एक ना हो गया था कि जब जैसे ही ब्रेक्जिट हुआ, अब देखो ना ब्रेक्जिट हो गया है, जो यूके के स्टूडेंट्स है वो इरास्मस प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। अब तो वो फ्री में ट्रैवल नहीं कर सकते वेरियस जगह इरास्मस प्रोग्राम के अंडर। और ऊपर से ऐसा सीन है भाई, ब्रेक्जिट है अभी वो 4-5 साल लेगा दिखाने के लिए कि ब्रेक्जिट असली में भी कोई अच्छी चीज़ है या वो बेकार ही है यूरोप यूके के लिए। तो वो मैं इतना रिस्क लेना नहीं चाहता था। तो उस वजह से भाई फिर जब मैंने सब कुछ कैलकुलेट, सो भाई जब ये सारी चीज़ें मैंने काउंट करी ना, सो मेरे को लगा कि यार जर्मनी ही बेस्ट ऑप्शन है फाइनेंशियली, स्टेबिलिटी वाइज, फ्यूचर एस्पेक्ट देख के। तो ये रीज़न था कि भाई मैंने क्यों जर्मनी सेलेक्ट किया। अब ये रीज़न मेरे लिए सब्जेक्टिव है, आपके लिए कुछ रीज़न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। आपके लिए कोई कंट्री इंपॉर्टेंट हो सकती है, नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी कंट्रीज़ बेकार है, बाकी कंट्रीज़ बहुत अच्छी है। बट मैंने जब अपने सारी प्रोज एंड कॉन्स वे करे थे, तो भाई मेरे लिए जर्मनी ही राइट चॉइस आ रहा था। सो गाइस ये तो थी भाई मेरी वीडियो कि क्यों मैंने जर्मनी सेलेक्ट किया। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू हिट द लाइक बटन। अगर आपको मेरा कंटेंट अभी तक अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपके पास कोई डाउट है या क्वेरी है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं सबका आंसर देता हूँ। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनको लग रहा है कि हाँ भाई जर्मनी हमें क्यों आना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट क्या होता है आपको भी मोटिवेट कर दे जर्मनी आने के लिए। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। बाय गाइज, हैव अ नाइस डे, चाओ चूस।